फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीत वर्मा, एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, तो उसमें पहली मैंने बताया था द्रव्यमान प्रतिशत। अब दूसरी विधि है नार्मलता। नार्मलता के पदों में सांद्रता को व्यक्त करने की यूनिट नार्मलता, इंग्लिश में इसकी नॉर्मलिटी। तो नार्मलता कहते किसे हैं और नार्मलता है क्या? नार्मलता भी इस सांद्रता को प्रदर्शित करने की मात्रात्मक रूप से एक यूनिट है। तो नार्मलता विलयन के 1 लीटर में विलयन ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में विलयन 1 लीटर में विलयन ग्राम तुल्यांकों की संख्या, आइए बताते हैं ग्राम तुल्यांक है क्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। विलयन की नार्मलता कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि विलयन के 1000 ग्राम में विलयन, 1000 ग्राम कहेंगे तब भी वो लीटर हो जाएगा। विलयन के 1 लीटर में विलयन ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। विलयन की नार्मलता बराबर इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की नार्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटा तुल्यांकी भार, बटा तुल्यांकी भार और बटा विलयन का आयतन लीटर में, बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं विलय का भार। विलय का भार को स्मॉल डब्ल्यू मानते हैं और तुल्यांकी भार को कैपिटल ई, इक्विवेलेंट मास जिसे कहते हैं, बटा विलयन के आयतन को हम कैपिटल भी मान लेते हैं लीटर में। अब यहाँ पर देखते हैं तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार कैपिटल ई बराबर होता है अणुभार, विलय का अणुभार बटा अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता। अम्लीयता या क्षारीयता की बात करते हैं, जैसे ये Cl लिया जाए तो ये Cl एक अम्ल है, तो अम्ल होता है तो हम उसकी क्षारीयता लेते हैं। और अगर H, तो H की जो मात्रा होती है, अगर 1 H है तो यहाँ पर अणुभार लिख देंगे, जो विलय होगा उसका अणुभार बटा अम्लीयता। ये 1 H है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, अगर 2 है तो 2 लिख देंगे। और अगर क्षार दिया है NaOH, इसमें देखा जाएगा OH की मात्रा, OH एक ही है तो 1 से डिवाइड कर देंगे जो विलय का अणुभार होगा। अम्ल होगा तो 1 H से डिवाइड कर देंगे, क्षार होगा तो 1 OH से डिवाइड कर देंगे। और अगर अम्ल रहता है तो क्षारीयता ली जाती है, बेसिकता कहते हैं उसे, क्षार होता है तो अम्लीयता ली जाती है। तो यहाँ देखते हैं ई बराबर हो क्या जाएगा, अणुभार बटा अम्लीयता या क्षारीयता। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बटा ए इंटू बी लीटर। ये हो, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगेगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसको आप लोग उतार लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है सांद्रता को प्रदर्शित करने की अगली विधि, मोलरता। मोलरता भी सांद्रता को प्रदर्शित करने की भी एक विधि है। मोलरिटी कहते हैं इसे, मोलरता होती क्या है? विलयन की 1 लीटर में विलयन
विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु कहिए आप या तो मोल कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। ग्राम अणु ब्रैकेट में मोल कहते हैं इसे। ग्राम अणु या मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता मोलरता विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं होगा क्या। मोलरता इक्वल टू ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के मोलों या ब्रैकेट में लिख देंगे ग्राम अणुओं की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या जो होती है स्मॉल एन होता है। और स्मॉल एन बराबर आप लोग जानते हो कि स्मॉल एन बराबर भार बटा अणु भार, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट होता है विलेय का, बटा विलयन का आयतन को कैपिटल बी मान लेते हैं लीटर में। अगर यहाँ पर ग्राम लगाते हैं, अगर यहाँ पर मिलीलीटर लिखते हैं तब यहाँ पर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ लीटर लिखते हैं तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब कैपिटल एम बराबर कितना होता है, स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल बी लीटर में। ये हो जाएगा फार्मूला। इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसको। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। मोललिटी इसे कहते हैं। मोलरता लगभग मोलरता से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इसमें लीटर था उसमें किलोग्राम होता है। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसमें हमने विलयन की बात कर रहे थे, इसमें विलायक होगा। किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम दोनों कह सकते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, दोनों एक ही बात होती है। ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अभी तक हम लोग नॉर्मलता और मोलरता पढ़े, उसमें 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 लीटर था और यहाँ पर किलोग्राम आ गया। ये दोनों डिफरेंस है इसमें। मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं।
अब मोललता बराबर होता क्या है, मोललता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। यहां पर देखना विलेय ही होगा, ना तो विलायक होगा ना तो विलयन होगा। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, क्योंकि विलायक में घुला हुआ है तो जिसमें घुला होगा वो नीचे होगा और जो चीज घोला जाएगा वो हमेशा ऊपर होता है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ग्राम में नहीं किलोग्राम में होगा। तो देखा जाए तो मोललता होता क्या है, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। यहाँ से भी परिभाषा इसकी बन जाती है। अब विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग स्मॉल m मानते थे बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, इसको हम कैपिटल W मान लेते हैं। ठीक, अब n बराबर हमने यहाँ पर लिखा था, n बराबर होता है W बटा m। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर एक m ये है तो यहाँ पर स्मॉल m ना मान करके हम इसको कैपिटल M मान लेते हैं या कैपिटल M डैश मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि m अगर स्मॉल m कर देंगे दोनों आपस में मैचिंग हो जाएगा तो डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो स्मॉल m की वैल्यू W बटा m डैश, इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा कैपिटल W इनटू स्मॉल m। ये हो गया फार्मूला, इस पर भी न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। अब देखते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है। मोल फ्रैक्शन कहते हैं, कहीं कहीं मोल अंश लिखा होता है और कहीं कहीं मोल प्रभाज लिखा होता है, दोनों एक ही बात होती है। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन कहते किसे हैं। वैसे भी दिख रहा है फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। कहने का मतलब ये है यदि हम विलेय का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो पहले विलेय का भार ऊपर होगा, विलेय के अणुओं की संख्या बटा विलेय में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। जैसे n को मान लेते हैं विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय का के मोलों की संख्या, विलेय के n को मान लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल M को विलायक का मान लेते हैं, तो दोनों मिला देंगे तो विलयन बन जाता है। अगर विलेय का मोल अंश हम निकालेंगे तो हो जाएगा स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और अगर विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो कैपिटल N माने इसके अणुओं की संख्या को कैपिटल M बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही हमें बताना है। विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसकी अलग अलग मोल अंश होगा, विलेय का अलग होगा और विलायक का अलग होगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु को मोल भी कहते हैं, अभी हमने बताया था। विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या, कुल का मतलब विलेय और विलायक दोनों का, तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या को, कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को, के अनुपात, क्योंकि अभी हमने बताया था फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मीन्स अनुपात होता है, अनुपात को मोल अंश
या मोल प्रभाज कहते हैं, या मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखते हैं फार्मूला इसका। माना विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को स्मॉल n मान लेते हैं। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को स्मॉल n तथा विलायक के अणुओं की संख्या को विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या को कैपिटल N मान लेते हैं। तो विलेय का मोल अंश बराबर क्या होगा? विलेय का मोल अंश बराबर स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और ये हमने बताया था विलेय, क्योंकि विलेय के अणुओं की संख्या देखा जाए तो स्मॉल n हमने माना है और विलायक का कैपिटल N। तो स्मॉल n विलेय का हम मोल अंश निकालें तो विलेय के अणुओं की संख्या यहाँ लिखेंगे और बटा टोटल होता है। टोटल का मतलब बिलियन। अब बिलियन में देखा जाए तो विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, इसलिए टोटल बिलियन A बनेगा जाकर। और विलायक का मोल अंश निकाला जाए, विलायक का मोल अंश बराबर, अब विलायक के अणुओं की संख्या कैपिटल N और बटा स्मॉल n प्लस बटा विलेयन का जो होगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और विलायक का निकालेंगे तो ये लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं स्मॉल n बराबर अभी हमने रखा था, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटा स्मॉल m। यहाँ भी रख सकते हैं स्मॉल w बटा स्मॉल m प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटा कैपिटल M। ऐसे यहाँ भी रख सकते हैं, कैपिटल N है तो कैपिटल W बटा कैपिटल M, कैपिटल W बटा कैपिटल M, स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m प्लस कैपिटल M बराबर कैपिटल W बटा कैपिटल M। ये हो जाएगा। अब ये तो विलेय का मोल अंश हो गया, ये विलायक का मोल अंश हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं अगर हम विलेयन का मोल अंश निकालेंगे तब क्या होगा। विलेयन का यहाँ पर आ रहा है, विलेयन का मोल अंश निकालेंगे, विलेयन का मोल अंश निकालेंगे तो विलेयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, तो दोनों के मोल अंश को हम ऐड कर देंगे। स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब देखा जाए तो दोनों का ये बेस जो है समान है, तो ये ऊपर का जो अंश होता है जुड़ जाएगा। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N दोनों का बेस जो है एक ही हो जाएगा, स्मॉल n बटा कैपिटल N दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 1। तो देखा जाए तो विलेयन का मोल अंश का मान जो होता है हमेशा 1 होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो न्यूमेरिकल जो लगेगा, अगर हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो विलेय का मोल अंश हम निकाल लेते हैं। विलेय का मोल अंश निकालने के बाद 1 में से माइनस कर देते हैं तो विलायक का मोल अंश आ जाता है। या विलायक का मोल अंश निकाल करके इस फार्मूले से तो तुरंत हम -1 से माइनस कर देते हैं तो विलेय का मोल अंश आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सांख्यिकी को व्यक्त करने की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट खत्म हो गई, बाकी अभी कई यूनिटियाँ हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। धन्यवाद। 18